इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, बलून से जासूसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। चीन की कबूतरबाजी, ये स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। अब से कुछ घंटे पहले अमेरिका में एक और हवाई खतरे को शूट डाउन कर दिया गया है। अमेरिका के मिशिगन में एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखने से हड़कंप मच गया। पेंटागन एक्टिव हुआ और प्रेसिडेंट बाइडेन के ऑर्डर के बाद उस संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मिसाइल दागकर ढेर कर दिया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यह हमला रविवार को 2:42 पर किया गया और इस बार हमले में F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। शूटडाउन का एक वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त शूटडाउन हुआ उस वक्त संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एक झील के ऊपर करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था और इस हवाई खतरे पर AIX 9X मिसाइल से अटैक किया गया। पेंटागन इस शूटडाउन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा और शक यह है कि संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी चीन की ही साजिश हो सकती है। हालांकि अभी सच सामने आना बाकी है, लेकिन F-16 से शूटडाउन बताता है कि अमेरिका के लिए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बड़ा खतरा था, इसीलिए यह बड़ी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से तुरंत की गई। अब से कुछ घंटे पहले की बात है। अमेरिका में एक और हवाई खतरा दिखने से हड़कंप मच गया। खबर पेंटागन से होकर व्हाइट हाउस तक पहुंची। जो बाइडेन ने बिना देरी किए तुरंत फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर हमले का ऑर्डर दे दिया। मिशिगन के आसमान में एक खतरा अमेरिका को चुनौती दे रहा था। F-16 फाइटर जेट को हमले के लिए रेडी किया गया। विध्वंसक AIX 9X मिसाइल से लैस F-16 ने उड़ान भरी। टारगेट 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। मिशिगन की झील के ऊपर संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर F-16 ने हमला कर दिया। मिसाइल लगते ही हवाई खतरा ढेर हो गया। ये शूट डाउन अमेरिकी समय के मुताबिक रविवार 2:42 पर हुआ। शक ये है कि संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी चीन की साजिश हो सकती है। हालांकि अभी सच सामने आना बाकी है, लेकिन F-16 से शूट डाउन बताता है कि अमेरिका के लिए ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बड़ा खतरा था। और उस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह। आशीष, क्या कुछ पूरा अपडेट मिल रहा है, क्योंकि 9 दिनों में इस तरह का चौथा शूट डाउन देखने को मिल रहा है और लगातार जो अग्रेसिवनेस अमेरिका की तरफ से दिखाई जा रही है ऐसे ऑब्जेक्ट्स को शूट डाउन करने की, इसके पीछे की कहानी बड़ी है। देखिए, आप जनवरी से अगर ध्यान दें विवेक, तो लगातार जनवरी से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं अमेरिका के, और इसीलिए हाईएस्ट ये सर्वेलेंस था कि आज जो ये हादसा सामने आया है और उसके बाद इसको F-16 का इस्तेमाल करके मिसाइल से मार करके गिराया गया, वो भी US प्रेसिडेंट के डायरेक्ट इंटरवेंशन के बाद। जनवरी में मैं आपको बता दूं कि पहले ऑफ साउथ कैरोलिना कोस्ट में इस तरह का बड़ा चाइनीज बलून देखा गया था, जिसके बाद उसको मार गिराया गया था। दोनों ही देशों के बीच में उसके बाद से लगातार संबंध बहुत तल्ख हो गए। 4-6 ऐसी एंटिटीज भी हैं चाइनीज जो कि अमेरिका में काम कर रही हैं, उनको अमेरिका ने इसके बाद बैन कर दिया था। इसके बाद अलास्का, फिर कनाडा, और अब फाइनली आज वाला हादसा सामने आया है जब एक बड़ा उसी तरह का ठीक बलून देखने को मिला। और जो पेंटागन की तरफ से बयान आया है वो बिल्कुल स्पष्ट करता है कि जो पाथ इस बलून ने लिया था, इस स्ट्रक्चर ने लिया था, और जिस तरह का इसका एलिवेशन था, मिशिगन में एक झील के ऊपर तकरीबन 20,000 फीट इसको लोकेट किया गया था, बाकायदा रडार से पकड़ा गया। और ये जो पाथ ले रहा था, जो ट्रैक ले रहा था, उससे इस बात की शंका हुई कि कहीं ना कहीं सर्वेलेंस का इरादा जरूर है। हालांकि पेंटागन ने अपने बयान में ये जरूर साफ किया गया है कि किसी तरह का मिलिट्री अग्रेशन रूल आउट किया गया था, लेकिन ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर था जैसे माने कि 2 बस के बराबर इसका आकार दिख रहा था। और इसको जब मार गिराया गया है तो इसमें सेवरल एंटेनास भी पाए गए हैं। चाइना ने हालांकि पिछली बार इस बात को डिनाई किया था कि किसी भी तरह का वो सर्वेलेंस नहीं कर रहा था अमेरिका के ऊपर, लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा अमेरिका ने अपने ऊपर देखा कि लगातार चौथी बार, जैसा मैंने आपको बताया, जनवरी से ये हो रहा है और फिर इसको मार गिराया गया। और अब अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां और डिफेंस मिनिस्ट्री, पेंटागन जिसको हम कहते हैं, उसकी तरफ से इसकी जांच की जा रही है। अभी तक चाइना की तरफ से कोई प्रारंभिक यही सवाल है, क्योंकि चाइना का जो रिएक्शन अभी तक रहा है इस पूरे मामले पर, वो बार बार ऐसा तर्क देता रहा है जो किसी के भी गले नहीं उतर सकता, और शायद यही वजह है कि जो अग्रेसिवनेस US की तरफ से दिखाई गई। देखिए, चीन ने, जैसा मैंने आपको बताया, मुझे आपकी आवाज क्लियरली मिली नहीं, लेकिन चीन ने, जैसा मैंने आपको बताया, कि जब जनवरी में अमेरिका ने ऑफ साउथ कैरोलिना कोस्ट में इस तरह के गुब्बारे को मार गिराया था, तब चीन ने कहा था कि हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक अनमैन्ड वेदर फोरकास्ट के लिए हमने स्ट्रक्चर का, हम अपने एयर स्पेस में इसका इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि
गलती से आपके एयर स्पेस की तरफ डाइवर्ट हो गया था। अमेरिका ने इस बात को मानी नहीं थी, अमेरिका ने इस पर तीखी टिप्पणी की थी। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि 6-7 एंटिटीज को अमेरिका में, चाइनीज एंटिटीज को बैन कर दिया गया था। इसके बाद एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा, जो इस ओर दिखाता है कि दोनों देशों के बीच सर्वेलेंस को लेकर संबंध किस तरह खटास में पड़ते जा रहे हैं, कि बाकायदा यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने अपने काउंटर पार्ट से बात करने के लिए आधिकारिक रिक्वेस्ट दी अमेरिकी प्रशासन के कहने पे, यूएस प्रेसिडेंट के कहने पे, और चाइना ने साफ तौर पर बात करने से मना कर दिया। औपचारिक तौर पर उस समय जनवरी के महीने में, ज्यादा दिन पहले नहीं, चाइना ने अपनी तरफ से बयान जारी करके कहा कि हम ऐसे देश के रिप्रेजेंटेटिव से बात ही नहीं कर सकते जो हमारी स्वायत्ता पर इस तरह का हमला कर रहा है। यानी चाइना सबसे पहले तो ऐसी सीनाजोरी कर रहा है कि वो ये मानने को तैयार नहीं है कि इस तरह के सर्वेलेंस बलून भेज करके आप दूसरे देश में अग्रेशन कर रहे हैं, ट्रांसग्रेशन कर रहे हैं, उनकी स्वायत्ता को वायलेट कर रहे हैं। उल्टा आरोप अमेरिका पे लगा। बिल्कुल आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो देखिए, बीते 9 दिनों में अमेरिका को चौथा शूट डाउन करना पड़ा। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका और उसके साथी देशों के आसमान में कितने हवाई खतरे इस वक्त मंडरा रहे हैं। लेटेस्ट शूट डाउन की टाइमलाइन जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। 4 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक अमेरिका को 4 बार हवाई खतरे को शूट करना पड़ा। 3 बार अमेरिका और 1 बार कनाडा में। कुछ घंटे पहले जैसे ही नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने मिशिगन में शूट डाउन की जानकारी दी, लोग प्रेसिडेंट बाइडेन की तारीफ करने की बजाय उन पर पिल पड़े। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों ही बड़े दल के सांसद जो बाइडेन से शूट डाउन पर स्पष्टीकरण मांगने लगे। इन सांसदों के साथ अमेरिका की जनता भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या इन सबके पीछे चीन है? अगर हाँ, तो जिस तरीके से वो अमेरिका और कनाडा की एयर स्पेस की धज्जियां उड़ा रहा है वो सनसनीखेज है। यकीन मानिए, 4 शूट डाउन के बाद भी बाइडेन के सामने चुनौती गंभीर है। अभी पेंटागन की जांच जारी है, लेकिन बाइडेन पर जल्द से जल्द स्पष्टीकरण का दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि सवाल अमेरिका का है, अमेरिका की सुरक्षा का है। तो अमेरिका ने चौथे संदिग्ध खतरे का शूट डाउन किया है, लेकिन बाइडेन के लिए हर 4 शूट डाउन पर जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है। इस बीच एक बड़े अमेरिकी नेता ने सनसनीखेज दावा करके बाइडेन की मुश्किलें और बढ़ा दी है। पहली बार चीनी बलून पर अमेरिका से इतना बड़ा खुलासा हुआ है। फॉरेन एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन माइकल मैककॉल ने कबूला है कि 4 फरवरी को जिस चीनी फ्लाइंग बलून को शूट डाउन किया गया, उसने अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचाया। खुद माइकल मैककॉल से समझिए इस नुकसान का मतलब। In Montana, the Triad site, air, land, and sea nuclear weapons in Omaha, this spy balloon went over our strategic command, which is our most sensitive nuclear site. It was माइकल मैककॉल ने अमेरिकी चैनल को दिए इंटरव्यू में ये भी माना कि जासूसी बलून चीन की सोची समझी साजिश थी और इस इंटरनेशनल साजिश के मास्टरमाइंड थे शी जिनपिंग। When I saw the sites that it was flying over, it was very clear to me this was an intentional act. It was done with provocation to gather intelligence data and collect intelligence on our 3 major nuclear sites in this country. Why? Because they're looking at what is our capability. और न्यूज एंड व्यूज में अब एक अहम खबर आपको बता दें। देखिए, बेंगलुरु में एरोस्पेस 2023 का आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। 5 दिन तक चलने वाले इस एरो शो में 80 से ज्यादा देश हिस्सा लेंगे। ये एशिया का सबसे बड़ा एरो शो बताया जा रहा है। ताकत से लेकर निर्माण तक हर मामले में यह एरो शो न्यू इंडिया के सामर्थ्य का प्रतीक बनकर उभरेगा। आसमान चीर परवाज दुनिया देखेगी आज। जी हां, अब से कुछ मिनट बाद सुबह 9:30 बजे पीएम मोदी बेंगलुरु में 14वें एरो इंडिया के ग्रैंड शो का उद्घाटन करेंगे। मेक इन इंडिया की धमक देख चुकी दुनिया आज से मेक फॉर द वर्ल्ड की साक्षी बनेगी। भारतीय और विदेशी रक्षा कंपनियों के बीच करीब 75,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश वाले 251 समझौते हो सकते हैं, जो इस एरो इंडिया शो को नया आयाम देंगे। 98 देशों की भागीदारी होने की वजह से ये भारत का सबसे बड़ा एरो शो माना जा रहा है। एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट और मेड इन इंडिया लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर के नजरिए से भी ये एरो शो सुपर स्पेशल है।
भारत ने बीते कुछ सालों में शुद्ध देसी ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है जिसकी वजह से डिफेंस इंडस्ट्री में भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। और सीधा आपको बंगलुरु लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी नीरज राजपूत हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। नीरज, बहुत अहम होने वाला है ये एरो शो, खास करके भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता का दम दिखाने के लिए। साथ ही क्या कुछ खास अट्रैक्शन पॉइंट्स होने वाले हैं, की अट्रैक्टिव पॉइंट्स होने वाले हैं इस पूरे एरो शो को लेकर, जरा वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। आप बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज सुबह 9:30 बजे, अब से कुछ देर बाद, यानी कि करीब 1-1.5 घंटा का समय बचा है, तब एशिया का सबसे बड़ा जो एयर शो है यानी कि एरो इंडिया 2023 है, उसका आगाज हो जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कैमरामैन वेद पांडे दिखाएंगे। सामने जो स्टेज है वो सज चुका है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर लगी हुई है तेजस के साथ, LCA तेजस के साथ, उसी मंच से जो है वो शुभारंभ करेंगे इस एरो इंडिया शो का। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 800 एग्जीबिटर्स जो है, प्रदर्शक जो है, इस बार जो है इस एरो इंडिया शो में हिस्सा ले रहे हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा एरो शो यहां माना जा रहा है, क्योंकि बैंगलोर में हर 2 साल में एक बार ये एरो शो होता है। पिछली बार जब हुआ था, कोरोना के समय में हुआ था, तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस थी, आम लोग नहीं आ सकते थे, लेकिन इस बार आम लोगों के लिए भी 2 दिन यानी कि 13 से 17 है, तो 16 और 17 को आम दर्शक आ सकते हैं, आम लोग आ सकते हैं। जो पहले जो 13 से 15 तक का जो समय है, डेट है, वो बिजनेस डेज है। और बिजनेस डेज इसलिए है क्योंकि इस बार इस एरो इंडिया शो का जो थीम है वो दिया गया है मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, यानी कि भारत जो अपने फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर बना रहा है, ड्रोन बना रहा है, उसको भारत अब चाहता है कि जो मित्र देश हैं हमारे, उनको भी एक्सपोर्ट किया जाए। और इसीलिए जो अभी एक्सपोर्ट है भारत का डिफेंस इंडस्ट्री में 13,000 करोड़ का है, लेकिन भारत ये चाहता है कि अगले साल तक 25,000 करोड़ और 2025 तक जो डिफेंस एक्सपोर्ट है भारत का वो करीब 35,000 करोड़ के करीब पहुंच जाए, और जो टर्नओवर है डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री का वो 1,75,000 करोड़ पहुंच जाए। उसी के लिए इस इतने बड़े एरो शो का आयोजन जो है यहाँ पर किया जा रहा है, बेंगलुरु के येलहंका एयरबेस पर। बिल्कुल नीरज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और आगे भी आपसे अपडेट तस्वीरों के साथ हम लेते रहेंगे। न्यूज एंड व्यूज लगातार जारी है, लेकिन इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर मोती नगर इलाके में एक फैक्ट्री में आग लग गई है। दमकल की 27 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और देर रात करीब 11:30 बजे ये आग लगी है। रात भर आग बुझाने का काम चलता रहा, हालांकि आग पर अब काबू पा लिया गया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली के मोती नगर इलाके में एक फैक्ट्री में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। रात में यह आग लगी थी, जिसके बाद आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी। रात भर की कोशिश के बाद अब आग पर काबू पाया जा सका है। इन तस्वीरों को देखिए, थोड़ा घनी आबादी वाला इलाका है, फैक्ट्री मौजूद है, वहीं पर आग लग जाती है। अगल बगल भी तमाम रिहाइश और फैक्ट्रीज भी हैं, ऐसे में खतरा बहुत ज़्यादा था। दमकल की गाड़ियों ने पूरी कोशिश की जल्द से जल्द आग बुझाने की, और घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली के मोती नगर की एक घटना है, जहाँ पर फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। फिलहाल आग लगने के कारणों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। न्यूज एंड व्यूज लगातार जारी है। इस वक्त आपको भूकंप की धरती से जुड़े कुछ अपडेट दे दें। देखिए, तुर्की और सीरिया में भूकंप से अब तक करीब 34,884 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि भूकंप से 87,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अकेले तुर्की में ही 29,605 लोगों की मौत की खबर है, जबकि तुर्की में करीब 80,000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं तुर्की से, जहां पर भूकंप के बाद लगातार हालात खराब है और कोशिशें ये कि जल्द से जल्द किसी भी तरीके से मलबे को हटाया जाए, और अगर कोई भी एक व्यक्ति जो जीवित हो उसको जल्द से जल्द निकाला जाए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह की भयानक तबाही मची तुर्की में भूकंप के बाद से। रात को 4:17 पर अचानक भूकंप आया और कई इमारतें तो भरभरा कर 1 सेकंड के अंदर वहीं पर नेस्तनाबूद हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरा के पूरा इलाका खंडहर के जैसा नजर आ रहा है। तुर्की से एबीपी न्यूज की नॉनस्टॉप मेगा कवरेज भी लगातार जारी है। तबाही इतनी बड़ी है कि तुर्की को उबरने में सालों साल लग जाएंगे। हमारे कैमरे में विनाश के कुछ ऐसे प्रमाण कैप्चर हुए हैं जो आपको चौंका देंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे है सीरिया और तुर्की में ताजा हालात। तुर्की और सीरिया में मौत का बीचर 35,000 को छू रहा है। 6 फरवरी के जलजले ने अकेले तुर्की में 29,600 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। शहर के शहर मलबों से पट गए हैं। मलबों के अंदर से अब भी चमत्कार का साक्षात रूप लेकर इंसान जिंदा निकल रहे हैं, लेकिन हर बीतते वक्त के साथ उम्मीदें दम तोड़ रही है। सीरिया में 5,279 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं।
और 7,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। रेस्क्यू टीम के सामने मुश्किलें हैं कि एक तरफ तो भारी भरकम मशीनों से मलबा हटाया जाना जरूरी है, लेकिन मशीनों के शोर से मलबे में दबे इंसानों की मदद की गुहार दब जा रही है। तुर्की के दियारबाकिर की तस्वीरें देखिए, इतना मलबा है कि हटाने में ही 7 दिन लग जाए, लेकिन अभी तक मलबों का ढेर हटाने में कामयाबी नहीं मिल सकी है। अंताकिया में भी मैराथन रेस्क्यू जारी है, इसके बावजूद डेथ मीटर थम नहीं रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि तुर्की में आया भूकंप बहुत शक्तिशाली था, लेकिन तबाही का पैमाना देखकर तुर्की सरकार ने बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स पर कड़ा एक्शन स्टार्ट कर दिया है। 113 बिल्डर और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को खराब मटेरियल इस्तेमाल करने के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया है। इसके अलावा क्या है तुर्की से जुड़ी बड़ी खबर, देखिए संवाददाता प्रणय उपाध्याय की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिन आंखों में 6 फरवरी का वो महाविनाश चस्पा है, उनकी मजाल नहीं कि वो किसी इमारत के अंदर रात गुजारें। भूकंप की दहशत के चलते लोग या तो सेफ जोन में भाग रहे हैं या फिर टेंट और कंटेनर में रहने को मजबूर हैं। आफ्टर शॉक्स ने दहशत कई गुना बढ़ा दी है। इस समय ये जो आप आसपास देख रहे हैं, इसे आप कंटेनर कॉलोनी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये टेम्पररी जो कंटेनर्स हैं, ये जो शेड्स हैं, ये फिलहाल कई लोगों का घर है। आदित्य, पल्लव, यही आपका घर है? यही घर है हमारा, अभी कुछ दिनों से ही रहे और कब जाएंगे पता नहीं। कंटेनर की देखिए अभी जो बीम्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने इतना वायलेंट अर्थक्वेक भी झेल लिया, तो ये बीम्स इसको सेफ रखेंगी। ये देखिए पीछे जो आप ये कंटेनर सा देख रहे हैं, ये दरअसल एक कैंटीन है और इसके अंदर खाने का इंतज़ाम किया जाता है और साथ ही यहाँ से जो सामान है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग जगह पर, जो खास तौर पर जो लोग सड़क पर रह रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती उन लोगों की भी है। जी आदित्य, यही आपका कैंटीन है? जी। तुर्की में यूं तो कई देशों ने राहत और मदद भेजी है, लेकिन भारतीय रेस्क्यू टीम का साहस और समर्पण सबसे आला है। भारत का सामर्थ्य देखकर पाकिस्तान में भी हिंद का डंका बज रहा है। तुर्की में कुदरत का कहर आया तो भारत ने इंसानियत का फर्ज निभाया। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारतीय रेस्क्यू टीम तुर्की में मोर्चा संभाले हुए है। भारतीय शूरवीरों का सामर्थ्य, शौर्य और समर्पण भाव देखकर तुर्की ही नहीं, पाकिस्तान की भी आंखें फटी की फटी रह गई। पाकिस्तानी ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि भारत को कामयाब बनाएं। नहीं, ये इंडिया का बहुत अच्छा इकदाम है जो वो जहाज़ लेके पहुंचा। डेफिनेटली तुर्की के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में हम लोग खुद इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि हम लोगों को अब इमदाद की ज़रूरत है। इस महंगाई के आलम ने सत्यानाश कर दिया है इन 8 महीनों ने। भारत जिस तरीके से मदद कर रहा है, इससे भारत और तुर्की के ताल्लुकात कितने मजबूत होंगे? उनका पहले से भी ख़राब नहीं किसी के साथ। इंडिया के साथ किसके साथ ख़राब है? उनका तो सबके साथ ठीक है। वो अपनी मैशत को कहाँ से कहाँ ले गए हैं, उन्होंने किसी के साथ हालात ख़राब नहीं किए माशाल्लाह। वो मुझे लगता है कि इंडिया जो है ना इस वक्त दुनिया 4-5वें नंबर पे है जिनकी मैशत ठीक है, और पाकिस्तान अभी बहुत दूर है इस मसले में। ये 1 मिनट में तो सबको दुश्मन बना लेते हैं। और अभी जो आपने गवाही सुनी वो जुबाने पाकिस्तान की थी। अहिंसा का रास्ता दुनिया को सिखाने वाला भारत दुश्मनों को भी अपना मुरीद बनाने का हुनर रखता है। तुर्की की आपदा में एक बार फिर यही साबित भी हुआ है। पाकिस्तान की भारत विरोधी जहरीली साजिश में तुर्की और मलेशिया फंस गए थे, लेकिन जब इंसानियत को परखने का वक्त आया तो तुर्की भी भारत का विराट दिल देखकर नतमस्तक हो गया। इंडिया के साथ किसके साथ ख़राब है? उनका तो सबके साथ ठीक है। वो अपनी मैशत को कहाँ से कहाँ ले गए हैं, उन्होंने किसी के साथ हालात ख़राब नहीं किए। लेकिन सर हमारा मीडिया तो यही दिखा रहा है तुर्की पाकिस्तान भाई भाई, जबकि उनका मीडिया ये कह रहा है इंडिया तुर्की भाई भाई। भूकंप त्रासदी में तुर्की को भारत की तरफ से जो सपोर्ट दिया जा रहा है वो पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को चुभ रहा है, लेकिन जिनके पास इंसानियत का चश्मा है वो न्यू इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। कोई भी कंट्री हो, चाहे श्रीलंका का आपने हालात देखे होंगे ख़राब हुए थे, अभी तुर्की के हुए हैं, कोई भी कंट्री हो इंडिया बढ़ चढ़ के करता है। वजह क्या है? वो इसलिए कि वो सोचते हैं एक इज्तिमाई तौर पर कि हमने अपने मुल्क को कैसा बनाना है, अपने घर को कैसा बनाना है। आप भी अगर अपने घर के बारे में अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बन जाएगा।
आफ्टर शॉक्स के बीच तुर्की में खौफ और दहशत का डेरा है। लोगों के जहन में त्रासदी का एक एक फ्रेम चस्पा है। भारतीय रेस्क्यू टीम ने इस दहशत को कम किया है। देखिए प्रणय उपाध्याय की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मलबे में दफन इंसान, शक्ति का इम्तिहान और मोर्चे पर शेरे हिंदुस्तान। तुर्की की विनाश भूमि पर टूटती उखड़ती सांसों को सलामत रखने का बीड़ा हिंदुस्तान की रेस्क्यू टीम ने भी उठाया है। इंडियन आर्मी का फील्ड मेडिकल हॉस्पिटल तुर्की के घाव पर मरहम का काम कर रहा है। अब तक 1300 से ज्यादा घायलों का इलाज किया जा चुका है। भूकंप के आफ्टर शॉक्स अभी भी आ रहे हैं। भारतीय सेना की जो फील्ड मेडिकल हॉस्पिटल की टीम है उसने यह तय किया है कि अब वो रात को बाहर ही रहेंगे और उसके लिए अभी ये फैसला लिया गया है कि ये कैंप्स लगाए जाएंगे। जरा अंदर आएं और देखिएगा कि किस तरीके से ये जो कैंप है इसके अंदर ये जो कैनोपी दिख रही है, इस कैनोपी में इस कैंप के अंदर रात को 8 से 10 लोग यहाँ पर सोएंगे। ये खुली जगह है, खुला आसमान है और उसके नीचे ही ये कैंप लगाया गया है। और ये कैंप इसलिए लगाया गया है क्योंकि भूकंप के झटकों के बीच में यहाँ पर सबका सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। और जिस बिल्डिंग के अंदर ये कैंप स्थापित किया गया है या ये मेडिकल हॉस्पिटल स्थापित किया गया है उस बिल्डिंग के अंदर पेशेंट ज़रूर हैं। तो तुर्की का हाल आपने देखा, लेकिन न्यूज एंड व्यूज में अभी आपको रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बड़ी जानकारी दे देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज बता देते हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और कहा है कि इस 24 फरवरी को पुतिन कभी नहीं भूलेंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा है कि 24 फरवरी को पुतिन और रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सबसे बड़ा वार होगा, जो रूस के खिलाफ दुनिया की पूरी एकजुटता को दिखाएगा। आपको बता दें कि इस 24 फरवरी को यूक्रेन वॉर के 1 साल पूरे हो जाएंगे और इसी को लेकर यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा की तरफ से यह दावा किया गया है कि आने वाली 24 फरवरी को रूस कभी नहीं भूलेगा। और दूसरी तरफ रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर एक और बहुत बड़ा दावा किया गया है। यह दावा उस शख्स ने किया है जो यूक्रेन की खुफिया एजेंसी का बॉस रह चुका है। क्या पुतिन के पास हम शक्लों की फौज है? क्या पुतिन को अपनी हत्या होने का डर है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुतिन के बारे में यूक्रेनी सेना के टॉप मिलिट्री अफसर रह चुके लेफ्टिनेंट जनरल वैलेरी कोंद्राचियुक ने बहुत बड़ा दावा किया है। हर पल सुरक्षा घेरे में रहने की चाहत में पुतिन एक पागल और अत्याचारी बन गए हैं। सुरक्षा के जुनून ने उन्हें पागल बना दिया है। जब पुतिन पब्लिक इवेंट में लोगों के पास खड़े होते हैं तो वहां पुतिन नहीं, उनका हमशक्ल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन को अपनी हत्या का डर रहता है। लेफ्टिनेंट जनरल वैलेरी साल 2020 और 21 में यूक्रेन की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के हेड रहे थे। वो पुतिन को और रूसी जासूसों को काफी करीब से जानते हैं। यही वजह है कि पुतिन के बारे में लेफ्टिनेंट जनरल वैलेरी ने जो दावा किया है वो दुनिया भर में वायरल हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल वैलेरी के मुताबिक पुतिन का सबसे भरोसेमंद आदमी सर्गेई शोइगु है, जो रूस के रक्षा मंत्री हैं। वैलेरी का मानना है कि शोइगु से मुलाकात असली पुतिन करते हैं, बाकी जगहों पर नकली पुतिन जाते हैं। देखिए, पुतिन के हम शक्लों पर एक नहीं कई थ्योरीज हैं, लेकिन अंतिम सच क्या है ये पुतिन के सिवा किसी को नहीं पता। अब आपको यूक्रेन युद्ध की अपडेट देते हैं, जहां यूक्रेन नए काउंटर अटैक के साथ एग्रेसिव मोड में है। नीचे संकरी खाई में पुतिन की सेना और ऊपर काल बनकर उड़ता ड्रोन। देखिए किस तरह यूक्रेन रूसी सैनिकों के सर पर काल बनकर गिर रहा है। जंग के मैदान में ये ड्रोन्स और इस तरह के हमले से यूक्रेन ने रूस की नाक में दम कर रखा है। जमीनी लड़ाई में जो सैनिक नजरों से ओझल हो जाते हैं, उन्हें ये ड्रोन ढूंढ कर निकालता है और मौत बनकर उनके सर पर मंडराने लगता है। वॉर जोन में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लिहाजा सैनिकों में जोश हाई रखने के लिए यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर के पास वॉर ड्रिल कर रहा है। बेलारूस के बिल्कुल करीब रिवने रीजन में यूक्रेनी सेना ने ग्राउंड बैटल पर फोकस किया। दुश्मन के काफिले को कैसे रोके, उस पर कब्जा कैसे करें, इसका भी लाइव डेमो दिया गया। न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़ते हैं और बात मानस शुरुआत की। देखिए, रामचरितमानस पर लगातार बयानबाजी कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में है। स्वामी प्रसाद मौर्य के वाहन पर कुछ युवकों ने स्याही फेंकी है। पूरा मामला क्या है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
ये काफिला समाजवादी पार्टी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का है। स्वामी प्रसाद मौर्य वाराणसी से सोनभद्र जा रहे थे, तभी रास्ते में वाहनों का काफिला रुकता है और काफिले पर स्याही फेंकी जाती है। और युवक स्वामी प्रसाद मौर्य को काला झंडा दिखाते हैं। पुलिस ने जल्द एक्शन लेते हुए युवकों को कार से दूर भगाया। दरअसल ये युवा सोनभद्र के रास्ते में फूलमाला लेकर खड़े थे, लेकिन जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य की कार रुकती है, युवक स्याही फेंकने लगते हैं। सोनभद्र पहुंचकर जब स्वामी प्रसाद मौर्य से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। 4 लड़के थे, स्याही भी रखे रहे होंगे और मेरे ऊपर फेंकना चाहते थे, लेकिन वो फेंकने की नौबत ही नहीं आई, पुलिस उनको घसीट ले गई। स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करने वाले युवा लगातार हर हर महादेव कर रहे थे और स्वामी प्रसाद के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इन्होंने कपड़े भी काले रंग के पहने थे। और न्यूज एंड व्यूज में अब खबर मेरठ से, जहां कल एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे, सोचेंगे कि आखिर एक शहर की सड़क पर ऐसा कैसे हो सकता है। ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है, बल्कि ये तस्वीरें मेरठ शहर की हैं, जहां एक कंटेनर कार को घसीटता हुआ ले जा रहा है। बताया जा रहा है कि कंटेनर ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। देखिए कैसे कंटेनर ड्राइवर बेखौफ कार को अपने साथ घसीट कर ले जा रहा है। सड़कों पर लोग खड़े हैं, लेकिन ड्राइवर तो अपनी ही धुन में है। इस कार में 5 लोग मौजूद थे, जिन्होंने किसी तरह कूदकर जान बचाई। शुक्र है इस घटना में किसी की जान नहीं गई। कंटेनर ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये गाड़ी वाला मंडी पे से 2 दिनों को मार के पीछे भाग रहा था। मेरी गाड़ी भी बराबर में आई, मेरी गाड़ी को गाड़ी दबाई। ये पीर पे आके रुका, मैंने आराम से अपनी गाड़ी साइड में लगाई। मैंने कहा उतर के गया इसे कहने के लिए कि गाड़ी आराम से चलाए, लेकिन इसे मेरी सुनने से पहले ही अपना गियर डाला, एक्सीटर पे पैर रखा, गाड़ी फंसा कर खींचता लाया। मेरी 4 लड़के और बैठे हुए थे, जिनको भी उनके साथ ही खींचता हुआ लाया। लड़के जैसे तैसे गाड़ी पलट के कूद के भागे हुए। हमारी लगा के रोम मुश्किल से सर। देखिए, नांदेड़ में वीएचपी कार्यकर्ताओं की बेरहमी से पिटाई करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर को आखिरकार सस्पेंड कर दिया गया है। इस पिटाई की सबसे पहले खबर एबीपी न्यूज ने ही दिखाई थी। बेल्ट से पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार और अब चौथा वार। अब तुम जाओ, दूसरा। ये सब कुछ हो रहा है नांदेड़ के इस्लामपुर थाने में और पिटाई हो रही है वीएचपी कार्यकर्ताओं की। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नांदेड़ के एक पुलिस थाने की है और वीडियो में पिटाई करने वाले शख्स का नाम है एपीआई रघुनाथ शेवाले। जो इस कार्रवाई में अलग अलग कार्रवाई में जो आगे आते हैं, उनमें से 6-7 लोगों को ही चुनकर उन्होंने 5 तारीख को पुलिस स्टेशन इस्लामपुर को बुलाया। आते ही उनके कपड़े उतारे गए और उसी गांव के, जिस गांव के वो नंदी थे यानी गोवंश था, उस गांव के लोगों के सामने उनको जबरदस्त पिटाई की। एपीआई रघुनाथ शेवाले पर आरोप है कि वीएचपी कार्यकर्ताओं ने गोवंश पकड़वाया था, लेकिन उन्हीं को थाने लाकर पीटा गया। जांच के बाद शेवाले को सस्पेंड कर दिया गया है। न्यूज इन व्यूज में अब एक और अहम खबर आपको बता दें। देखिए, कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष अडानी मामले में सरकार को घेर रहा है। आज संसद के बजट सेशन के पहले हिस्से का आखिरी दिन है और सवाल यह है कि आज काम होगा या आज भी संग्राम ही होगा। इस पर काफी कुछ फैसला सुबह 9:45 बजे खरगे की बुलाई बैठक में होगा। इस बैठक में विपक्षी पार्टी के नेता शामिल होंगे। कांग्रेस इस बैठक के जरिए रजनी पाटिल के निलंबन और राहुल के बयान के कुछ हिस्से रिकॉर्ड से हटाने को लेकर रणनीति बनाएंगी, जबकि अडानी मुद्दे को लेकर संसद में आज फिर हंगामे के आसार है। विपक्ष अडानी मामले की जेपीसी जांच और सदन में चर्चा की मांग कर रहा है। राहुल गांधी एंड श्री खरगे spoke extremely politely but firmly. Ms. Rajni Patil, Member of Parliament, in a 15-minute sudden surgical strike, was suspended for alleged video recording of House proceeding during the Honorable Prime Minister's speech. संसद सत्र का ज्यादातर हिस्सा हंगामे की ही भेंट चढ़ गया। अडानी मुद्दे के बाद रजनी पाटिल के निलंबन के बाद इस मुद्दे के जल्द ठंडा पड़ने की उम्मीद भी नहीं है। इसके अलावा विशेष अधिकार हनन के मामले में लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। निशिकांत दुबे और प्रहलाद जोशी की शिकायत पर राहुल से 15 जनवरी तक जवाब मांगा गया है।
वहीं आज से बागेश्वर धाम में लगेगा वीवीआईपी जमावड़ा, तो क्या बाबा करेंगे कुछ बड़ा? देखिए इस रिपोर्ट में। इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। जब इस सूबे में पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे तब किसी ने बागेश्वर बाबा और बागेश्वर धाम का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन अब सत्ता और विपक्ष बागेश्वर धाम की परिक्रमा कर रही है। बीजेपी के कई नेता खुलकर धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन आज बागेश्वर धाम में एमपी कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा हाजिरी लगाएगा। अब से कुछ देर बाद करीब 10:40 पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ बागेश्वर धाम पहुंचेंगे और बाबा से मुलाकात करेंगे। एक तरफ सियासत से बाबा प्रासंगिक हो रही है, तो दूसरी तरफ बाबा के विरोधी भी फ्रंट पर एक्टिव है। बाबा जो चमत्कार दिखाते हैं, वो उनका चमत्कार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, हम केवल इतने कहते हैं कि अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म करते, रोज बॉर्डर सलाह करके परेशान करता रहता भारत को। करवा दो। और न्यूज एंड व्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए 9 सेकंड में न्यूज। बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।